दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन 25 में से दोस्तों, आप अगर सिविल जज की तैयारी कर रहे हो तो आपसे 23 ऑब्जेक्ट बनने चाहिए और 2 ऑब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। आपको बताना है कि इन 2 ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट सही है। आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है। पहला ऑब्जेक्ट भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यद्यपि लोक सेवक शब्द को परिभाषित नहीं करती अपितु उन कार्यकर्ताओं को मात्र दर्शाती है जो लोक सेवक के रूप में पद पर है। लोक सेवक शब्द को परिभाषित नहीं करती, लेकिन उन लोक सेवक जो अपने पद पर है उनके कार्यकर्ताओं को दर्शाती है। यानी कि लोक सेवक शब्द की परिभाषा दी गई है धारा 21, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। धारा 21 में लोक सेवक शब्द की परिभाषा दी गई है और धारा 19 में न्यायाधीश शब्द की परिभाषा दी गई है और धारा 20 न्यायालय शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 24 में बेईमानी शब्द की परिभाषा दी गई है। दोस्तों, आपका हर ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। इसके बाद अगला दूसरा, निम्न में से एक केस में यह धारित किया गया है कि एमएलए ना तो कभी लोक सेवक थे और ना ही आज है। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किस केस में यह बताया गया है कि विधायक होते जो एमएलए वह ना तो कभी लोक सेवक थे और ना ही आज हो सकते हैं। उस केस का आपको नाम बताना था। इसलिए दोस्तों इसका ये ऑप्शन है आर.एस. नायक बनाम आर.एस. अंतुले और दूसरा ऑप्शन है आर बनाम किंग और तीसरा है बजरंग लाल बनाम राजस्थान राज्य और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका दोस्तों ए ऑप्शन है जो इस केस में कहा गया था आर.एस. नायक बनाम आर अंतुले की लोक सेवक है जो एमएलए नहीं है, ना ही हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको इसमें एक बात ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है सरपंच होता है जो वह एक लोक सेवक के अंतर्गत आता है। एक केस था उसमें प्रभु दयाल बनाम मिलाप चंद AIR 1959 राजस्थान का एक केस था जिसमें कहा गया सरपंच एक लोक सेवक होता है। इसके बाद तीसरा, निम्न में से किस केस में धारित किया गया कि किसी सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं मंत्री धारा 21 के खंड 12B के अर्थों में लोक सेवक नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन होगा। पंजाब राज्य बनाम केसरी चंद के केस में कहा गया कि सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं मंत्री धारा 21 के खंड बी के अर्थों में लोक सेवक नहीं हैं। इसके बाद चौथा, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है। यानी कि आईपीसी की किस धारा में मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। धारा 20 में बताया गया है न्यायालय शब्द को और धारा 21 में बताया गया है लोक सेवक शब्द को और धारा 22 में बताया गया है जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी और धारा 23 में बताया गया है सदोष अभिलाभ और सदोष हानि के बारे में। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। धारा 22 में जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला पांचवा, सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा
ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका अवैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। सदोष अभिलाभ की यह परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है? दोस्तों, धारा 22 में जंगम संपत्ति के बारे में बताया गया है और धारा 23 में सदोष अभिलाभ, सदोष हानि और सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। इसलिए इसका बी ऑप्शन ही सही होगा। और धारा 24 में बेईमानी शब्द को परिभाषित किया गया है और धारा 25 में कपटपूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन है। इसके बाद अगला पूछा गया था छठवां, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि करे तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। बेईमानी की यह परिभाषा दी गई है, यानी कि बेईमानी शब्द की परिभाषा आईपीसी के किस सेक्शन में दी गई है? ये ऑप्शन कहता है धारा 23 में बताया गया है सदोष अभिलाभ और सदोष हानि के बारे में। धारा 24 में बेईमानी शब्द की परिभाषा दी गई है और धारा 25 में कपटपूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया है और धारा 26 में विश्वास करने का कारण। दोस्तों, जो बेईमानी को परिभाषित किया गया है वो धारा 24 है, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद अगला 7वां, कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक कहता है, यह कहा जाता है कि यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। कपटपूर्ण शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा ए में बताया गया है कपटपूर्ण शब्द को परिभाषित किया गया है और सेक्शन 24 में बताया गया है बेईमानी शब्द को परिभाषित किया गया है और धारा 26 में विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। और डी ऑप्शन कहता है धारा 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति है, उसके बारे में बात करता है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा कपटपूर्ण शब्द को परिभाषित किया गया है ए ऑप्शन, यानी कि धारा 25 में। इसके बाद अगला, दस्तावेज किसी भी विषय का घोतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को तात्पर्य हो या उपयोग किया जा सके। दस्तावेज की इस परिभाषा को आईपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है, यानी कि दस्तावेज की परिभाषा आईपीसी के किस सेक्शन में दी गई है? इसका ए ऑप्शन कहता है धारा 26 विश्वास करने का कारण और धारा 27 में बताया गया है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति और धारा 28 में बताया गया है कूटकरण और धारा 29 में दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा धारा 29। इसके बाद अगला 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है? यानी कि इसमें आपको दस्तावेज के बारे में बताना था कि कौन सा दस्तावेज है। इसका जो ए ऑप्शन है किसी संविदा के निबंधों को अभिव्यक्त करने वाला लेख, ये भी दस्तावेज है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बी, बैंकर पर दिया गया चेक या भुगताननामा, ये भी दस्तावेज है। सी, मानचित्र या रेखांकन, यह भी दस्तावेज है। और डी, उपरोक्त सभी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया था 10वां, मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के घोतक है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार सृजित, विस्तृत, स्थानांतरित, सीमित, नष्ट किया जाए या छोड़ा जाए, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह कानूनी दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा दी गई है, यानी कि
मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा आईपीसी के किस सेक्शन में दी गई है? धारा 30 कहती है मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा दी गई है। और इसका बी ऑप्शन धारा 32 कहती है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। और धारा 33 यानी कि सी ऑप्शन कार्य और लोप के बारे में बात करता है। डी ऑप्शन सेक्शन 34 सामान्य आशय के बारे में बात करता है, यानी कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। दोस्तों इसका ये ऑप्शन ही सही होगा। मूल्यवान प्रतिभूति की बात करता है धारा 30। इसके बाद अगला आता है 11वां, निम्नलिखित में से क्या किसी भी वसीयती दस्तावेज का घोतक है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन है बिल, बी ऑप्शन मूल्यवान प्रतिभूति, सी ऑप्शन दस्तावेज और डी ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। इसमें दोस्तों यह ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यह 11 नंबर का जो ऑब्जेक्ट है यह कौन सी धारा से पूछा गया है और इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसके बाद अगला आता है 12वां, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आते हैं? धारा 30 कहती है कि मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में, और धारा 31 कहती है बिल शब्द को परिभाषित किया गया धारा 31 में, और ऑब्जेक्ट नंबर सी यानी कि धारा 32 कहती है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, धारा 32। और धारा 34 बात करती है सामान्य आशय के बारे में। इसके बाद अगला आता है 13वां, एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिखता है। इस समर्थन के प्रभाव के रूप में किसी व्यक्ति जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन है। इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा मूल्यवान प्रतिभूति। दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 29 में और बिल शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 31 में दोस्तों। इसके बाद अगला 14वां, कार्य शब्द कार्रवाई का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का यह प्रावधान उपबंधित है। धारा 33 यानी कि ए ऑप्शन में बताया गया है धारा 33 यानी कार्य एवं लोप के बारे में, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। धारा 34 में सामान्य आशय के बारे में बताया गया है। धारा 35, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक नहीं है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। और धारा 36 में बताया गया है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम, इसलिए दोस्तों इसका ए ऑप्शन ही सही होगा धारा 33। इसके बाद अगला 15वां, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उपबंधित है? धारा 34 यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। धारा 34 में सामान्य आशय के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला 16वां, धारा 34 की आवश्यक तत्व है, यानी कि धारा 34 के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन कहता है आपराधिक कृत्य, ये सही है, और बी ऑप्शन कहता है
आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, ये भी बिल्कुल सही है। सी कहता है ऐसे व्यक्तियों के बीच सामान्य आशय एक पूर्व निर्धारित योजना के रूप में होना चाहिए तथा अपराध में सभी कथित अभियुक्तों का किसी न किसी प्रकार सम्मिलित होना आवश्यक है। और डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी, इसलिए दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला 17वां, पूर्व निर्धारित योजना या विचारों का पूर्व मिलन अंतर्निहित है। सामान्य उद्देश्य को धारा 149 में परिभाषित किया गया है और सामान्य आशय को धारा 34 में परिभाषित किया गया है, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र को धारा 120A में परिभाषित किया गया है और धारा 120B में आपराधिक षड्यंत्र के दंड के बारे में बताया गया है। इसलिए जो इसका सही ऑब्जेक्ट होगा बी ऑप्शन होगा, यानी कि सामान्य आशय। इसके बाद अगला, सभी व्यक्तियों जो एक गुट को निर्मित करते हैं के बीच पूर्व विचार विमर्श आवश्यक तो है। जो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि सामान्य आशय। इसके बाद अगला पूछा गया था 19वां, अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति एक आवश्यक तथ्य है, यानी कि सभी व्यक्तियों को उपस्थित होना आवश्यक है। ये धारा 149 में बताया गया है, यानी कि सामान्य उद्देश्य के बारे में बात करती है धारा 149 और धारा 134 बात करती है सामान्य आशय के बारे में। धारा 120A बात करती है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में और धारा 124 बात करती है विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। इसके बाद अगला आता है 20वां, निम्न में से किस केस में यह धारित किया गया है कि सामान्य आशय का वास्तविक अर्थ है हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यानी कि किस केस में बताया गया है कि सामान्य आशय का वास्तविक अर्थ हर मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सही है, इब्राहिम अकंदा बनाम एम्पिरर। इसके बाद अगला 21वां, निम्नलिखित में से किस केस में यह धारित किया है कि सामान्य आशय में पूर्व निर्धारित योजना विचारों का पूर्व मिलन सभी व्यक्तियों को जो एक गुट को निर्मित करते हैं बीच पूर्व विचार विमर्श अंतर्निहित है। इसका जो सी ऑप्शन है वह सही होगा, महबूब शाह बनाम एम्पिरर। इसके बाद 22वां, निम्न में से किस केस में यह धारित किया गया है कि सामान्य आशय का तात्पर्य कोई आपराधिक कृत्य करने के आधार से भी है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वही अपराध हो जो घटित हुआ है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, सैदू खान बनाम राज। इसके बाद अगला पूछा गया था 23वां, जब अनेक व्यक्तियों का एक गुट जो सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित हो, वैधानिक या अवैधानिक तथा उसमें एक दूसरों को ज्ञान और सहमति के बिना एक अपराध करता है, दूसरे अपराध में शामिल नहीं होंगे जब तक कि कार्य किसी प्रकार सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु न किया गया हो। यह मत सर बर्निस पिकॉक ने किस केस में व्यक्त किया है? दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि हम देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की है। दोस्तों इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए इसका ऑब्जेक्ट कौन सही होगा। इसके बाद 24वां, पदावली सामान्य आशय को अग्रसर करने में
मूल संहिता में नहीं था। इस संहिता में संशोधन द्वारा किस वर्ष जोड़ा गया था? दोस्तों जो इसका सही आंसर है 24 का 1870 में यह जोड़ा गया था, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 1870। इसके बाद अगला आता है 25वां, कहता है वह कार्य धारा 34 में प्रयोग आपराधिक कृत्य को इंगित करता है जिसका अर्थ है आपराधिक समव्यवहार की एकता और जिसकी परिणति किसी ऐसे कार्य में होती है जिसके लिए एक व्यक्ति दंडनीय होगा। यदि वह स्वयं उसके द्वारा किया गया होता तो एक अपराध होता। मत व्यक्त किया गया है, यानी कि किस केस में ऐसा कहा गया है? इसका सी ऑप्शन सही होगा, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इम्पेरर। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो शेयर कीजिए और हमारे जो 2 क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए छोड़े हैं आप उनका सही जवाब देकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद जय भारत। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।